हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, तमाम तरह के एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर होते हैं अगर वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में। तो ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इस समय की जो सभ्यता इस सभ्यता के जो कुछ समकालीन सभ्यताएं मिलती हैं वो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जो कि आपको ऊपर डिस्प्ले कर दिया है मैंने मैप के ज़रिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सभ्यता इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो ये सभ्यता का इम्पॉर्टेंट होने का कारण ये है कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे लोगों का जो जीवन शैली था वो शहरीय क्षेत्र के जैसा था। यहाँ से मिली जो मकानें हैं वो पक्की ईंटों की हुआ करती थी। नालियाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से होती थी। जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा अद्भुत था और यहाँ सड़कें काफ़ी पक्की अवस्था में मिली हैं और बहुत सारे जो फैक्टर्स जो एक सभ्यता कहलाने के लिए काफ़ी होते हैं, वो सभी फैक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यह सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर यह सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में से लेकर के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार रूप में अवस्थित है। तो सबसे पहले अगर हम जान लेते, और बाकी चीज़ों को हम जानेंगे इस चैप्टर को आगे पढ़ने के बाद, फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। तो सबसे पहले इस सभ्यता के होने का जो अनुमान है वो लगाया था चार्ल्स मैसन ने। यह उस समय के एक इतिहासकार थे और एक खोजकर्ता थे जिनकी रुचि प्राचीन इतिहास के संबंध में खोज करने की होती थी। तो इन्होंने इनका जो अनुमान है, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि इन्होंने कई सारी जो सभ्यताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इनको उन सभ्यताओं के इतिहास को पढ़ने से इनको क्लू मिला होगा, जिस वजह से इन्होंने सबसे पहले एक अपनी पुस्तक में नरेटिव्स ऑफ जर्नी, जिसका नाम था पत्रिका निकाली, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता होने का अनुमान लगाया। और ये कब लगाया था? तो 1826 में इन्होंने इस तरह के अनुमान को बताया था लोगों के सामने। फिर उसके बाद जो दूसरा अगर इस खोज के संबंध में जो पॉइंट है वो है बर्टन बंधु। ये बर्टन बंधु क्या थे? बर्टन ब्रदर्स थे, जो कि पाकिस्तान के एक प्रांत में लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरी बिछाने के कार्य में इन लोगों को कई सारे ईंटें मिलना शुरू हुई, जिसके वजह से इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई पहले प्राचीन मंदिर या कोई भवन रहा होगा। लेकिन इनका जो अनुमान था ये उतना ज़्यादा सटीक नहीं था कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। तो इस खोजकर्ता के क्रम में इनका भी एक नाम लिया जाता है, जो कि उस टाइम पे इन्होंने भी उसी जगह को रेल पटरी बिछाने के क्रम में देखा था। फिर बात आती है, जब इस तरह की बातें जब चल रही थी तो उस समय पे जो इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सबसे हेड ऑफिसर थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने भी उस क्षेत्र में काफ़ी समय तक दौरा किया, 1853 से 1856 तक, और इन्होंने भी इस सभ्यता से संबंधित कुछ खोज जुटाने की कोशिश की, लेकिन इनको कुछ खास कामयाबी इस खोज में नहीं मिली। हालांकि अगर अलेक्जेंडर कनिंगम की अगर बात आ गई है तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली व्यक्ति हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम अपने आप में बहुत ज़्यादा एक सुप्रसिद्ध डिस्कवरर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से। इन्होंने भारत में, भले ही सिंधु घाटी सभ्यता में इनका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं रहा हो खोजने में, लेकिन इन्होंने सांची स्तूप, महाबोधि मंदिर जो गया के बोध गया में है, और कई सारे जगहों को इन्होंने भी खोजा है। इनके संबंध में ये 2 पॉइंट ज़रूर आप याद रखें। फिर उसके बाद जो मेन कहानी शुरू होती है सभ्यता के खोज से जुड़ी हुई, वो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने। सबसे पहले ये जॉन मार्शल कौन है? तो जॉन मार्शल भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे जिन्होंने इस खोज को अंजाम दिया, और जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी
ने हड़प्पा की खोज की 1921 में, और फिर राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, और जिससे साफ पता चल गया कि यहाँ एक सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की थी। अब इन्हीं खोजों के बाद अब हम आते हैं नामकरण पे। तो हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे पॉइंट्स में हम इस सभ्यता के खोज तक पहुंचते हैं। जो मेन हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की 1921 में, और फिर उसके बाद राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा। और सबसे पहले जो क्षेत्र खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सभ्यता को कई सारे नाम भी दिए जाते हैं, तो नामों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा? खोज तो सबसे पहले हड़प्पा की हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से अर्थ है कि सिंधु एक नदी है जो कि भारतीय क्षेत्र में है, और उसके घाटी यानी कि उसके जो सहायक नदियां हैं और उसकी जो घाटी है उसके आसपास के जितना क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, जिसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को जिसके वजह से ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि हमने पिछले यहाँ देखा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज होती है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती भी एक नदी है जिसके आसपास में जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख नगर हैं वो मिले थे, जिसके वजह से इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और फिर है कि किसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी सभ्यता से माना जाता है कि कांसे की जो शुरुआत है या खोज है इसी सभ्यता ने की थी। कांसा जो है एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। तो इस समय पे जो सबसे प्रमुख जो मिश्र धातु थी वो कांसे की खोज हुई थी, जिस कारण से इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसा था। अगर हम बात करें इस सभ्यता के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल से पहले हम इस सभ्यता के स्वरूप को देखें तो ये कुछ त्रिभुजाकार स्वरूप में ये सभ्यता थी। जैसा कि आप देखें तो ये भारत का नक्शा मैंने बनाया है, और वो इस तरीके से देखें तो इस त्रिभुजाकार रूप में ये सभ्यता मिलती है। और ये कुछ क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ महाराष्ट्र तक का जो एरिया है वो कवर करते हुए ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ एरिया में भी, ज़्यादातर ये पाकिस्तान के क्षेत्र में ही ये सभ्यता है। तो ये रहा उसका त्रिभुजाकार स्वरूप, इसीलिए इस सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता, त्रिभुजाकार स्वरूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पे। तो इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो उत्तर में सबसे इसका जो अंतिम छोर है वो मांडा, जो पहले के ज़माने में मांडा एक प्राचीन नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसके दक्षिणी सिरे की बात करें तो ये दक्षिणी सिरा इसका दैमाबाद या आज के महाराष्ट्र में है। अगर हम इसके पश्चिमी सीमा की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका पश्चिमी सीमा कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर आज के सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान में ये पड़ता है। ये जो पश्चिमी हिस्सा है इसका, ये पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व का जो हिस्सा है ये आलमगीरपुर है। ये आज के आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास में ये है। तो ये रहा इसका क्षेत्रफल। अगर हम इसकी उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण अगर हम आए, अगर इस सभ्यता में उत्तर से दक्षिण की ओर आएँ तो इसका जो लंबाई है वो 1100 किलोमीटर है। और अगर इसमें हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो इसका जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि आपको आप ये इसके बारे में भी आप आइडिया रख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल के संबंध में। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। अगर स्थलों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के तकरीबन 2000 स्थल आज तक खोजे गए हैं, लेकिन उन सभी स्थलों में से जो प्रमुख स्थल हैं वो 7 स्थल को ही प्रमुख स्थलों की संज्ञा दी गई है। और अगले स्लाइड में हम उन 7 स्थलों के बारे में जानेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं 7 स्थलों के बारे में आता है। तो चलिए देखते हैं अब हड़प्पा के जो कुछ प्रमुख स्थल हैं और उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि मैंने बहुत ही कंसाइज कर दिया है, जिससे कि आपको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रमुख स्थलों की जो संख्या है वो टोटल 8 है।
तो 8 में से मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, अगले स्लाइड में 3 और को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहला जो नगर है वो हड़प्पा से हम शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में इसी की खोज हुई थी। तो इसकी जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। और ये जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में भी मोंटगोमरी जिला एक है, वहाँ पे इस हड़प्पा स्थल स्थित है। फिर अगर हम बात करें तो इस हड़प्पा स्थल के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है, ये है कि स्टुअर्ट पिगट नाम के एक इतिहासकार ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। यहाँ से अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो है वो उर्वरता की देवी। अन्य कई चीज़ें भी, तमाम तरह के जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा के, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। उसे मैं एक टेबल में आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, जहाँ से आप किस किस जगह से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मैंने पॉइंट में भी डाले हैं। फिर अगर देखें तो मोहनजोदड़ो, दूसरा जो हमारा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो का ही सिंधी भाषा में जो अर्थ है वो मृतकों का टीला है। इसे 1922 में आर.डी. बनर्जी ने खोजा था और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। कहाँ है? तो लरकाना ज़िले में है। अच्छा, इसके संबंध में जो और पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की जो प्रमुख जो स्थल या जो खोज हुई है वो है यहाँ से मिलने वाला एक वृहद स्नानागार, जो कि एक जलाशय है, यानी कि स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसकी फ़ोटो मैं डिस्प्ले कर दूँगा। और ये जो स्नानगार है, ये जो स्नानागार है, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि ये एक सार्वजनिक स्थल था जहाँ पे लोग पूजा अर्चना से पहले एक धार्मिक जगह था जहाँ लोग स्नान करने आया करते थे। इसके संबंध में और सारे हिस्टोरियंस कई तरह के तथ्य को रखते हैं। तो ये यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ से कांसे का निर्माण होता था। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ कांसे का निर्माण होता था। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि कांसा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, क्योंकि तांबे और टीन को मिला करके कांसे बनाने की जो पद्धति है वो इन्होंने ही शुरू किया था। और यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है जो कि कांसे की बनी हुई है, जो कि लुप्तोम विधि से बनती थी, यानी कि मोम से पहले मूर्ति को बना करके उसे तांबे कांसे के स्ट्रक्चर में ढाल दिया जाता था। तो ये रहा मोहनजोदड़ो के संबंध में। अगर हम आते हैं तीसरे प्रमुख स्थल में से, तो वो है चन्हुदाड़ो। तो इसके संबंध में अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1934 में इसकी खोज हुई एन गोपाल मजमूदार के नेतृत्व में। इसका जो जगह है वो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये पड़ता है। इसे औद्योगिक केंद्र कहा गया था। इसे क्या है? यह एक औद्योगिक केंद्र कहा गया, यानी कि इंडस्ट्रियल सेंटर कहा गया था मोहनजोदड़ो का। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ से मणिकारी, मुहरे, बटखारे, मनका बनाने के कारखाने मिले और यहाँ से एक भट्ठी भी प्राप्त हुई है। तो ये रहा चन्हुदाड़ो के संबंध में कुछ पॉइंट्स। फिर हम देखते हैं अगले जो स्थल है उसके बारे में। तो ये है लोथल। ये स्थल है ये 1955 में एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह आज के गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी तट पर स्थित है। और अगर अहमदाबाद में भी कहाँ स्थित है? तो ये सागरवाला ग्राम में स्थित है। इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिससे कि पश्चिमी एशिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसी बंदरगाह के जरिए व्यापार किया करते थे। फिर इसका एक आखिरी पॉइंट वो इस तरीके से है कि पूरा नगर दुर्गकृत था। पूरा नगर दुर्गकृत होने का मतलब है कि पूरे नगर को चोर उचक्के और लुटेरों से बचाने के लिए पूरे नगर को दुर्गकृत किया गया था, यानी कि बहुत ऊंची दीवारों से बाउंड्री बनाई गई थी। इसी को दुर्गकृत कहा रहा है यहाँ पे। फिर अगर हम पांचवें स्थल की बात करें तो वो है राखीगढ़ी। तो यहाँ से जो
राखीगढ़ी में हम देखें तो यहाँ से ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। ये इस यहाँ से कुछ जो प्रमुख चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से राखीगढ़ी को भी इस स्थल में जगह दी गई है, उनमें है कि यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं एवं यहाँ भी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। फिर क्या है कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल के आता है कि 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड नामक जो संस्था है उसने इसे विरासत स्थल नष्ट होने का खतरा बताया, इस विरासत स्थल को नष्ट होने का खतरा बताया, जिस कारण से हमने राखीगढ़ी को भी लिया है। अब चलिए हम अगले 3 जो और बच गए हैं प्रमुख स्थल उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब हम अगले जो 3 साइट्स बच गए थे, स्थल बच गए थे, उनके बारे में देखते हैं। तो छठा जो स्थल है वह है कालीबंगा। ये इसकी खोज किसने की थी? तो 1951 में आनंदमल घोष ने इसकी खोज की थी। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के गंगानगर ज़िले में घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सिंधु घाटी में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पे फिर अगला पॉइंट है कि भवन निर्माण जो यहाँ था वो कच्ची ईंटों का से था। यहाँ जो भवन निर्माण हुए थे वो कच्ची ईंटों से हुए थे, हालांकि हड़प्पा के अन्य सभी जगह पे पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए यहाँ एक अलग बात यह है कि यहाँ कालीबंगा में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ था भवन निर्माण में। फिर यहाँ से अलंकृत ईंटें भी मिली हैं और यहाँ एक खास बात यह है कि शवों की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार के तीनों प्रकार यहाँ पे मौजूद थे। तो तीनों प्रकार कौन है? समाधिकरण, एक है आंशिक समाधिकरण और फिर है दाह संस्कार। समाधिकरण का मतलब होता है कि पूरे बॉडी को ज़मीन के अंदर गाड़ देना। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है कि बॉडी को जलाने के बाद उसके जो अवशेष बचते हैं और उसके साथ व्यक्ति से जुड़े सामान को भी दफनाकर समाधि का बनाना। फिर दाह संस्कार में पूर्णतः जो होता है वो जला दिया जाता है बॉडी को, उसको दाह संस्कार कहा जाता है। फिर है अगर 7वां जो इसका जो साइट है यानी कि जो स्थल है वो बनावली है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो 1973 में इसकी खोज होती है और आरएस्ट बिस्ट के नेतृत्व में। यह कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में यह स्थित है। यहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिट्टी का बना हल, देखिए यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला और यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं और बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है। कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हल और जुते हुए खेत दोनों एक ही जगह होंगे, लेकिन नहीं। जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा से और मिट्टी का बना हल जो है वो बनावली से मिला है। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पे क्या था? जल निकास प्रणाली का अभाव था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य सभी जगह में जल निकास के लिए बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की नालियाँ बनी थी, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का अभाव था। इसीलिए ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल निकास प्रणाली का कहाँ अभाव था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पे जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है, तो वो है बनावली। अच्छा, यहाँ से अधिक मात्रा में जौ मिले हैं। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से अधिक मात्रा में जौ मिले हैं। अब तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बनावली के बारे में। अब हम देखते हैं अगला जो साइट है वो है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने की? तो 1967 में जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज होती है। ये कहाँ है? तो गुजरात का जो कच्छ का एरिया है यानी कि गुजरात के कच्छ जिला में ये स्थित है। कच्छ जिला में भी कहाँ देखें तो भचाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ? भचाऊ तालुका यानी कि भचाऊ ब्लॉक में ये स्थित है। फिर उसके बाद अगर देखें तो फिर अगला पॉइंट जो है कि सिंधु लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसके 10 बड़े चिन्ह से निर्मित यहाँ शिलालेख मिला। शिलालेख मैंने बताया था अपने प्राचीन हिस्ट्री के पहले वीडियो में कि शिलालेख पत्थर पर लिखे सामग्री को ही कहते हैं। तो यहाँ से 10 बड़े चिन्हों से सिंधु घाटी की लिपि का अवशेष मिलता है। हालांकि एक बात और बता दूँ, सिंधु घाटी से जो लिपि मिली है उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। वो लिपि अभी तक किसी के समझ में नहीं आई है, अभी तक वो उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद है कि यहाँ जल संरक्षण की उत्कृष्ट तकनीक थी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कहीं पे भी सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो मिलता है वो धौलावीरा में मिलता है। यहाँ जल निकास प्रणाली, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि सबसे बढ़िया जल निकास प्रणाली कहाँ मौजूद है, तो वो धौलावीरा में है। फिर उसके बाद अगर देखें तो सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम
यानी कि खेल का मैदान यहीं से मिलता है। तो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र खेल स्टेडियम यानी खेल का मैदान कहाँ है, तो वो धौलावीरा में है। फिर इसके संबंध में करंट डेटा ये है कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला स्थल बन चुका है। ये 2021 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जगह दी है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी हम एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खोज में आई, कैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जाना और किस तरीके से यहाँ पे स्थल मिले और उन स्थलों का क्या महत्व है। तो इन सारे स्थलों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही कंसाइज कर दिया है कि किस स्थल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा पूछता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, खोज किसने की, उस वहाँ से क्या प्राप्त हुई है, तो वो मैंने पॉइंट में लिखने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा किस नदी तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी पर स्थित है। इस तरीके से और भी जो साइट्स हैं वो किस नदी पे स्थित हैं, किसने खोजा था, वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तमाम तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे पार्ट में हम यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें कि ये पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा कुछ पॉइंट। हम सातों स्थल से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य हैं उसका एक चार्ट दे रहे हैं, जो कि इसमें हम नहीं लिख पाए, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ subscribe to our channel, and your simple click can give us enough confidence to make such videos. Thank you.